दिल्ली के पौश इलाके वसंत विहार में एक रहस्यमयी केस सामने आता है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 26 साल की अनन्या वर्मा, जो एक जानी मानी क्राइम रिपोर्टर थी, अचानक लापता हो जाती है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस की जांच शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है वैसे वैसे यह मामला और उलझता जाता है। अनन्या की आखिरी लोकेशन उसके अपार्टमेंट में ट्रेस होती है, जहां से वह रात 11:45 के बाद गायब हो जाती है। पुलिस को वहां कोई जबरदस्ती के निशान नहीं मिलते, लेकिन घर में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो यह संकेत देती हैं कि वह किसी बड़े खुलासे के कगार पर थी। उसके लैपटॉप पर एक अधूरी स्टोरी सेव थी जिसका टाइटल था अधूरा इंसाफ। यह स्टोरी एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ी थी, जिसमें कुछ राजनीतिक और बिजनेस वर्ल्ड के बड़े नाम शामिल थे। पुलिस को जल्दी ही एहसास होता है कि यह सिर्फ एक किडनैपिंग केस नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। अनन्या के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर उसकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। इस ऑडियो क्लिप में उसकी डरी हुई आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह कहती है, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि मैंने किसी बड़े सच को छू लिया है। इस रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद यह केस और सनसनीखेज बन जाता है। न्यूज चैनल्स और पब्लिक में हलचल मच जाती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज होती है और सबसे पहले अनन्या के करीबी लोगों से पूछताछ की जाती है। उसका बॉयफ्रेंड आर्यन मेहरा, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, बताता है कि अनन्या पिछले कुछ हफ्तों से बहुत परेशान थी। वह किसी पर नजर रख रही थी, किसी बड़े आदमी का पीछा कर रही थी, लेकिन उसने आर्यन को ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी। अनन्या के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं तो एक अनजान नंबर से बार बार किए गए कॉल्स सामने आते हैं। जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि यह नंबर फेक आईडी पर लिया गया था और इसे आखिरी बार दिल्ली के बाहरी इलाके में इस्तेमाल किया गया था। जांच आगे बढ़ती है और पुलिस को पता चलता है कि अनन्या जिस केस पर काम कर रही थी वह एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले और एक हत्या से जुड़ा हुआ था। 2 महीने पहले दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसे हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन अनन्या को इस केस में कोई गड़बड़ लगी थी। उसने अपने सोर्सेस से कुछ चौंकाने वाले सबूत जुटाए थे, जिससे यह साबित हो सकता था कि यह एक नेचुरल डेथ नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था। अनन्या ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस केस के तार एक बड़े पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, जिसके खिलाफ अगर सच सामने आ गया तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। पुलिस अनन्या की आखिरी गतिविधियों का विश्लेषण करती है और उन्हें पता चलता है कि अनन्या ने अपनी गुमशुदगी से एक दिन पहले अपने दोस्त और सहयोगी रोहन सक्सेना से मुलाकात की थी। रोहन भी एक पत्रकार था और उसने अनन्या को इस केस से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन अनन्या ने कहा था, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो इसका मतलब है कि मैं भी उन्हीं लोगों की तरह डर गई जो सिस्टम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। अब मामला और गहरा जाता है जब पुलिस को अनन्या की गाड़ी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर लावारिस हालत में मिलती है। गाड़ी का दरवाजा खुला होता है, अंदर अनन्या का फोन पड़ा होता है, लेकिन बैटरी निकाली जा चुकी होती है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, लेकिन कोई साफ सुराग नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि यह कोई एक्सपर्ट प्लानिंग के तहत किया गया किडनैपिंग था। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जब अनन्या के आखिरी पॉडकास्ट का एक अधूरा रिकॉर्डेड सेगमेंट इंटरनेट पर लीक हो जाता है। इस ऑडियो क्लिप में वह कहती है, मेरे पास सबूत हैं, अगर यह दुनिया देख ले तो कई बड़े नाम गिर जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे जारी कर पाऊंगी या नहीं। यह सुनते ही पूरा देश हैरान रह जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अनन्या को आखिर किसने किडनैप किया? क्या वह अब भी जिंदा है या उसके साथ कुछ और हो चुका है? क्या वह सच में किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई या फिर इस केस के पीछे कोई और ही वजह थी? पुलिस इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते हैं उतना ही यह केस और पेचीदा होता जाता है। यह कहानी धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई की परतें खोलती है जो सिर्फ एक व्यक्ति की गुमशुदगी नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम के गहरे काले राज को उजागर करती है। हर दिन एक नया सुराग, हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि अनन्या कहाँ है, बल्कि यह हो जाता है कि वह क्या जानती थी जिसने उसकी जान को खतरे में डाल दिया। जांच तेज होती है और पुलिस इस केस को 2 एंगल से देखने लगती है। पहला यह कि अनन्या को किसी ने किडनैप किया ताकि वह अपनी रिपोर्ट को पब्लिक न कर सके, और दूसरा यह कि हो सकता है
कि अनन्या को मार दिया गया हो, क्योंकि उसने कुछ ऐसा जान लिया था जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। पुलिस टीम के हेड इंस्पेक्टर विक्रम सिंह इस केस की तह तक जाने की कसम खाते हैं। वह अनन्या के आखिरी पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग को बार बार सुनते हैं और उसमें कुछ बैकग्राउंड साउंड्स नोटिस करते हैं। एक एक्सपर्ट की मदद से वह इन आवाजों को डिकोड करवाते हैं और पता चलता है कि अनन्या जिस जगह से रिकॉर्डिंग कर रही थी वहां पर पास ही कोई रेलवे ट्रैक था। अब पुलिस दिल्ली और उसके आसपास के उन सभी इलाकों को खंगालती है जहां रेलवे ट्रैक्स हैं और कोई लावारिस गोदाम या सुनसान इलाका हो सकता है। दूसरी तरफ अनन्या के बॉयफ्रेंड आर्यन अपने स्तर पर जांच करने की कोशिश करता है। वह अनन्या की पुरानी रिपोर्ट्स को खंगालता है और उसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। उसे समझ आता है कि अनन्या जिस मर्डर केस पर काम कर रही थी उसमें न सिर्फ एक बिजनेसमैन की हत्या थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम भी जुड़ा था। यह घोटाला करोड़ों का था और इसमें कुछ हाई प्रोफाइल नेता, पुलिस अधिकारी और कॉरपोरेट टाइकून शामिल थे। आर्यन को अब पक्का यकीन हो जाता है कि अनन्या को इसलिए उठाया गया क्योंकि वह इस घोटाले को उजागर करने वाली थी। इसी दौरान पुलिस को अनन्या के बैंक रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। उसकी आखिरी ट्रांजैक्शन एक अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी जो मुंबई के किसी शेल कंपनी से जुड़ा था। यह साफ हो जाता है कि अनन्या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में थी जो या तो इस केस के बारे में ज्यादा जानता था या फिर खुद इस साजिश का हिस्सा था। पुलिस इस अकाउंट की जांच शुरू करती है और ट्रांजैक्शन के जरिए एक संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंचती है, विशाल राणा, जो एक बड़े बिजनेस ग्रुप का सीईओ है और जिसकी कंपनी सरकार के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है। विशाल राणा का नाम पहले भी कई घोटालों में आ चुका था, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। अब पुलिस और आर्यन दोनों को यकीन हो जाता है कि अनन्या किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है। अनन्या का एक और ऑडियो क्लिप लीक होता है। इस बार यह क्लिप पहले से ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें अनन्या कह रही होती है, अगर ये रिकॉर्डिंग बाहर आई तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं हूं। मैंने एक फाइल तैयार की है जिसमें सबूत हैं, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। यह सुनते ही पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह इस केस की चर्चा होने लगती है। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल उठता है, वह फाइल कहां है? पुलिस को अब इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना था, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही उनके रास्ते में मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। एक रात इंस्पेक्टर विक्रम को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर कोई आदमी धीमी आवाज में बोलता है, अगर ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा हाल भी अनन्या जैसा होगा। यह धमकी इस बात का संकेत थी कि इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही थी। दूसरी तरफ आर्यन को अनन्या के अपार्टमेंट में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है जहां से उसे एक हार्ड ड्राइव मिलती है। यह हार्ड ड्राइव अनन्या की सबसे बड़ी खोज हो सकती थी। जब वह इसे खोलता है तो उसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस होते हैं जो इस पूरे घोटाले और मर्डर केस का पर्दाफाश कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वह इसे किसी को दिखा पाता, उस पर हमला होता है और हार्ड ड्राइव छीन ली जाती है। अब यह केस सिर्फ अनन्या की गुमशुदगी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बन जाता है। क्या अनन्या जिंदा है? क्या आर्यन और पुलिस इस केस को सुलझा पाएंगे, या फिर यह मामला भी उन अनसुलझे केसों में शामिल हो जाएगा जिनका इंसाफ कभी नहीं होता? आर्यन पर हुए हमले के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि वह किसी बहुत बड़ी साजिश के करीब पहुंच चुके हैं। इंस्पेक्टर विक्रम को शक होता है कि यह मामला सिर्फ एक मर्डर या किडनैपिंग से कहीं ज्यादा बड़ा है। आर्यन अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन उसकी हालत स्थिर होते ही वह फिर से इस केस की गहराई में जाने की ठान लेता है। उसे समझ आ चुका था कि अनन्या को जिसने भी गायब किया है वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी नेटवर्क का हिस्सा है जो सच को बाहर नहीं आने देना चाहता। इस बीच पुलिस को अनन्या के फोन की कॉल डिटेल्स में एक और संदिग्ध नंबर मिलता है जो लगातार उसे संपर्क में था। जब इस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो यह किसी नकली आईडी पर लिया गया नंबर निकलता है, लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन हरियाणा के एक पुराने फैक्ट्री एरिया में मिलती है। यह जगह पहले एक दवा कंपनी की थी, लेकिन अब बंद पड़ी थी। पुलिस वहां दबिश देती है, लेकिन वहां से उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। हालांकि एक गार्ड से पूछताछ करने पर पता चलता है कि कुछ दिनों पहले वहां एक काले शीशों वाली गाड़ी देर रात तक खड़ी थी और उसमें कुछ लोग किसी को अंदर ले गए थे। यह सुनते ही विक्रम और उसकी टीम को यकीन हो जाता है कि अनन्या को शायद यहीं रखा गया था,
या फिर यहां से कहीं और ले जाया गया। इसी बीच आर्यन अस्पताल से छुपकर भाग जाता है और सीधे इंस्पेक्टर विक्रम से मिलने जाता है। वह विक्रम को बताता है कि उसे याद है कि अनन्या ने एक बार कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी एक फाइल किसी ब्लैक बॉक्स में रखी होगी। यह ब्लैक बॉक्स क्या था, इसका किसी को पता नहीं था। पुलिस और आर्यन मिलकर उसके अपार्टमेंट की फिर से तलाशी लेते हैं और आखिरकार उन्हें एक दीवार के अंदर छिपा एक सीक्रेट लॉकर मिलता है। जब इसे खोला जाता है तो उसमें एक हार्ड ड्राइव होती है। विक्रम बिना वक्त गवाए इस हार्ड ड्राइव को डिकोड करवाता है और जो सामने आता है वह चौंका देने वाला होता है। इस हार्ड ड्राइव में अनन्या की पूरी रिसर्च थी, जिसमें एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। यह एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम था जिसमें देश के कुछ सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, नेता और पुलिस अधिकारी शामिल थे। अनन्या ने यह भी साबित किया था कि यह घोटाला एक हाई प्रोफाइल मर्डर से जुड़ा था, जिसमें एक नामी बिजनेसमैन की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। अनन्या को पता चल गया था कि यह सिर्फ एक नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी जिसमें जहर का इस्तेमाल किया गया था। विक्रम को अब पूरा यकीन हो जाता है कि अनन्या को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वह इस घोटाले और मर्डर के पीछे के असली चेहरों को बेनकाब करने वाली थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अनन्या कहाँ है। पुलिस को तभी एक और बड़ा सुराग मिलता है। अनन्या की आखिरी लोकेशन को फिर से ट्रेस किया जाता है और उन्हें एक सुनसान गोदाम का पता चलता है जो दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित था। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें अंदर से अजीब सी बदबू आती है। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर उन्हें एक कुर्सी पर बंधी हुई एक लाश मिलती है जिसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था ताकि पहचान मुश्किल हो। पुलिस को डर लगता है कि यह अनन्या हो सकती है, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि यह लाश अनन्या की नहीं बल्कि किसी और महिला की है, जिसे अनन्या की तरह ही दिखने के लिए तैयार किया गया था ताकि केस को भटकाया जा सके। अब यह साफ हो जाता है कि अनन्या अभी जिंदा हो सकती है, लेकिन उसे कहां रखा गया है यह कोई नहीं जानता। इस बीच एक अज्ञात ईमेल पुलिस और कुछ पत्रकारों को भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अंधेरे में जाना होगा। इसके साथ ही एक लोकेशन दी जाती है जो एक पुरानी बंद पड़ी माइन खदान की थी। यह जगह शहर से दूर थी और वहां कोई नहीं जाता था। विक्रम और उसकी टीम बिना वक्त गवाए वहां पहुंचती है। चारों तरफ अंधेरा था और जगह बिल्कुल वीरान थी। जब वे अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें एक छोटा सा कमरा दिखता है जो एक बंद गेट के पीछे था। दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाया जाता है तो वहां फर्श पर एक कमजोर और डरी सहमी लड़की पड़ी होती है। वह अनन्या थी। अनन्या बुरी हालत में थी लेकिन जिंदा थी। जैसे ही पुलिस उसे बाहर लाती है, अचानक गोलियां चलने लगती हैं। पुलिस का सामना कुछ हथियारबंद लोगों से होता है जो अनन्या को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। विक्रम और उसकी टीम जवाबी फायरिंग करती है और एक जबरदस्त एनकाउंटर होता है। कुछ हमलावर मौके पर ही मारे जाते हैं और बाकी फरार हो जाते हैं। अब अनन्या सुरक्षित थी, लेकिन यह केस अभी खत्म नहीं हुआ था। असली गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहे थे। अस्पताल में इलाज के बाद अनन्या को होश आता है और वह बताती है कि उसे किडनैप करने वाले कोई साधारण गुंडे नहीं थे। वे लोग उसे लगातार धमका रहे थे कि वह अपने पास मौजूद सबूतों को नष्ट कर दे, लेकिन अनन्या ने ऐसा नहीं किया। उसने किसी तरह से हार्ड ड्राइव को अपने अपार्टमेंट में छिपा दिया था, जिसे आर्यन और विक्रम ने बाद में ढूंढ निकाला। अब यह केस पूरी तरह खुल चुका था। अनन्या के पास मौजूद सबूत देश के सबसे ताकतवर लोगों को जेल भिजवा सकते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही मीडिया में अनन्या के जिंदा मिलने की खबर चलती है, केस को रफा दफा करने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। बड़े अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश करने लगते हैं और अनन्या को बार बार धमकियां मिलने लगती हैं, लेकिन इस बार वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आर्यन, अनन्या और विक्रम मिलकर यह केस पब्लिक तक ले जाने की ठान लेते हैं। वे सबूतों को इकट्ठा करते हैं और इसे लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित करवाने की योजना बनाते हैं। लेकिन ठीक प्रसारण से एक रात पहले अनन्या के घर में एक बड़ा धमाका होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या सच कभी सामने आ पाएगा? क्या अनन्या, आर्यन और विक्रम जिंदा बच पाएंगे, या फिर इस साजिश के पीछे के असली गुनहगार अपने काले राज को हमेशा के लिए दफना देंगे? धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। अनन्या का अपार्टमेंट आग के गोले में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं,
लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। घर पूरी तरह जल चुका था। आर्यन और इंस्पेक्टर विक्रम वहां पहुंचते ही टूट चुके थे। उनका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं अनन्या भी इस धमाके का शिकार न हो गई हो। लेकिन तभी जलते मलबे के बीच से एक परछाई लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है। यह अनन्या थी। उसके कपड़े जले हुए थे, शरीर जगह जगह झुलस गया था, लेकिन वह जिंदा थी। आर्यन और विक्रम तुरंत उसे पकड़कर बाहर निकालते हैं। अनन्या बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। विक्रम समझ चुका था कि यह धमाका सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक आखिरी कोशिश थी उसे हमेशा के लिए चुप कराने की। यह केस अब सिर्फ एक जर्नलिस्ट की स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक जंग थी सच और झूठ की। उधर आर्यन और विक्रम ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि आखिर यह धमाका किसने करवाया। पुलिस फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट से पता चलता है कि धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था, जो बताता था कि यह एक बहुत बड़े लेवल की साजिश थी। इस बीच विक्रम को एक गुप्त सरकारी सूत्र से जानकारी मिलती है कि विशाल राणा, वही बिजनेसमैन जो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड था, वह अपनी पहचान छिपाकर देश से भागने की तैयारी में था। विक्रम और आर्यन अब समय गंवाना नहीं चाहते थे। वे सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, जहां से उन्हें खबर मिली थी कि विशाल राणा एक प्राइवेट जेट के जरिए दुबई भागने वाला है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया जाता है। जब विक्रम और उनकी टीम वहां पहुंचती है तो वे देखते हैं कि विशाल राणा पहले ही रनवे पर अपने जेट के अंदर जा चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह टेक ऑफ कर पाता, विक्रम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और प्लेन को घेर लेता है। विशाल राणा समझ चुका था कि वह अब बच नहीं सकता, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया और एक जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट पर आतंक मच जाता है, लेकिन विक्रम और उसकी टीम पूरी तैयारी में थी। उन्होंने पलटवार किया और कुछ ही मिनटों में राणा के सभी गार्ड्स मारे जा चुके थे। अब विशाल राणा अकेला बचा था। विक्रम अपनी पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। राणा गुस्से में चीखता है, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन विक्रम उसकी बातों में नहीं आता। वह सिर्फ एक ही बात कहता है, अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। विशाल राणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, विशाल राणा गिरफ्तार, देश के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश। अब अनन्या को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी। वह अभी भी अस्पताल में थी, लेकिन अब उसकी हालत बेहतर थी। जब विक्रम और आर्यन उससे मिलने आते हैं तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहती है, क्या हम सच में जीत गए? विक्रम मुस्कुराकर जवाब देता है, सच की जीत में वक्त लगता है, लेकिन यह देर सवेर जीतता जरूर है। इसके बाद विशाल राणा और उसके साथियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा शुरू होता है। अनन्या कोर्ट में गवाही देती है, सारे सबूत पेश किए जाते हैं और महीनों की सुनवाई के बाद न्याय होता है। विशाल राणा और उसके गुर्गों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस केस के बाद अनन्या ने फैसला किया कि वह कभी भी पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी, अधूरा इंसाफ, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी बयां की। यह किताब बेस्ट सेलर बनती है और हजारों लोगों को सच्चाई के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। कुछ महीनों बाद अनन्या एक नए केस की तहकीकात में जुट चुकी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ आर्यन और विक्रम भी थे, क्योंकि अब वे जानते थे कि सच के लिए लड़ना कभी खत्म नहीं होता। कुछ महीनों बाद अनन्या, आर्यन और विक्रम अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन यह केस उनके लिए सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक सबक बन चुका था। विशाल राणा और उसके गुर्गों को मिली उम्र कैद की सजा के बावजूद इस केस के कई पहलू अभी भी अधूरे थे। अनन्या को लगातार धमकियां मिल रही थीं। कुछ अनजान नंबरों से कॉल आ रहे थे, जिसमें उसे केस से हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब वह पीछे हटने वाली नहीं थी। इसी दौरान एक दिन विक्रम को सूचना मिलती है कि इस केस से जुड़े कुछ लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जा रहे हैं। पहले विशाल राणा के करीबी बिजनेस पार्टनर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो इस केस की जांच में शामिल था, संदिग्ध हालात में लापता हो जाता है। यह साफ था कि मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। आर्यन को एक अनजान ईमेल मिलता है, जिसमें लिखा होता है, जो कुछ भी तुमने देखा है वह सिर्फ एक परत थी, असली खेल अभी बाकी है। इसके साथ ही एक पुरानी फैक्ट्री की लोकेशन दी जाती है, जो शहर से बाहर थी। आर्यन बिना वक्त गवाए अनन्या और विक्रम को इस बारे में बताता है।
विक्रम को पहले ही इस बात का अंदेशा था कि यह केस जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा था। तीनों बिना देरी किए उस फैक्ट्री की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस होता है कि यह कोई आम जगह नहीं थी। अंदर घुसते ही उन्हें कई दस्तावेज मिलते हैं जिनमें देश भर में चल रहे दूसरे घोटालों की जानकारी थी। यह सिर्फ एक बिजनेस स्कैम नहीं था, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हाथ था जो देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने की ताकत रखते थे। इसी दौरान फैक्ट्री के अंदर अचानक लाइट्स बुझ जाती हैं। तीनों अलर्ट हो जाते हैं। तभी चारों तरफ से हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। विक्रम तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक गहरी आवाज गूंजती है। तुम लोग जितना सोच सकते हो, यह मामला उससे कहीं बड़ा है। एक व्यक्ति अंधेरे से बाहर आता है। वह कोई और नहीं बल्कि आदित्य खन्ना था, देश के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक। आदित्य खन्ना, जो हमेशा सफाई से कानून से बचता आया था, अब खुद इनके सामने खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग विशाल राणा को असली गुनहगार समझ रहे थे। वह सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल तो मैं चला रहा था, और अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दिया जा सकता। एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। विक्रम और आर्यन अपने बचाव में जवाबी फायरिंग करते हैं। अनन्या किसी तरह एक मशीन के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, लेकिन तभी अचानक फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका होता है। विक्रम और आर्यन किसी तरह अनन्या को लेकर वहां से बाहर निकलते हैं। आदित्य खन्ना और उसके कई आदमी इस धमाके में मारे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भागने में सफल हो जाते हैं। अब इस केस की कड़ियां पूरी तरह जुड़ चुकी थीं। यह सिर्फ विशाल राणा का खेल नहीं था, बल्कि आदित्य खन्ना और उसके जैसे कई ताकतवर लोग पर्दे के पीछे से इसे चला रहे थे। इस धमाके के बाद सरकार की नींद उड़ चुकी थी। कई बड़े नामों की जांच शुरू हो जाती है। मीडिया इस मामले को उजागर करता है। अब मामला और गंभीर हो चुका था। यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार या मर्डर केस नहीं था, यह एक पूरे सिस्टम को जड़ से हिलाने वाला सच था। विक्रम को जल्द ही पता चलता है कि केशव ठाकुर फिलहाल मुंबई में है और अगले 24 घंटों में वह देश से बाहर निकलने वाला है। अगर उन्हें उसे रोकना है तो उन्हें इसी समय उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे। अनन्या और आर्यन दिल्ली में रहकर मीडिया के जरिए इस पूरे मामले को पब्लिक तक लाने की योजना बनाते हैं, जबकि विक्रम मुंबई रवाना हो जाता है। मुंबई में विक्रम अपनी टीम के साथ एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू करता है। उन्हें पता चलता है कि केशव ठाकुर एक प्राइवेट यॉट पर एक सीक्रेट मीटिंग करने वाला है, जहां कुछ और हाई प्रोफाइल बिजनेस टाइकून और पॉलिटिशियन भी मौजूद होंगे। यह उनके लिए सुनहरा मौका था। अगर वे इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर पाते तो यह केस का सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। विक्रम अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी करता है। वे पानी के रास्ते से यॉट तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। इधर दिल्ली में अनन्या और आर्यन न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया पर इस केस को उजागर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अनन्या के घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग मंडराने लगते हैं। उन्हें लगातार महसूस हो रहा था कि उन पर नजर रखी जा रही है। रात होते ही विक्रम अपनी टीम के साथ यॉट तक पहुंचने की कोशिश करता है। वे पानी के रास्ते से वहां घुसते हैं और चुपचाप अंदर दाखिल हो जाते हैं। यॉट के अंदर जो हो रहा था वह किसी हॉलीवुड मूवी के सीन जैसा था। एक बड़े हॉल में केशव ठाकुर और उसके साथी शराब के गिलास उठाए बैठे थे। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड्स खड़े थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब विक्रम ने हॉल के अंदर एक और जाना पहचाना चेहरा देखा। यह कोई और नहीं बल्कि राजवीर चौहान था, देश का एक प्रभावशाली मंत्री। अब यह पूरी तरह साबित हो चुका था कि यह सिर्फ एक बिजनेस स्कैम नहीं था, बल्कि भारत की राजनीति और कानून व्यवस्था के कुछ सबसे बड़े नाम इस गंदे खेल का हिस्सा थे। विक्रम अपनी बॉडी कैम में यह सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। गार्ड्स को पता चल चुका था कि कोई बाहरी शख्स यॉट में घुस चुका है। अब ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। विक्रम और उसकी टीम फंस चुके थे। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। विक्रम जैसे तैसे खुद को बचाते हुए सीक्रेट रूम में घुस जाता है, जहां उसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये फाइलें साबित कर सकती थीं कि केशव ठाकुर, राजवीर चौहान और कई हाई प्रोफाइल लोग इस पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क के मास्टरमाइंड थे। लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं था। इधर दिल्ली में अनन्या और आर्यन को भी हमला झेलना पड़ता है। कुछ अज्ञात हमलावर उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन उन्हें किसी तरह चकमा देकर भाग निकलने में सफल होता है।
मुंबई में विक्रम किसी तरह खुद को बचाते हुए पानी में कूद जाता है, लेकिन गोलीबारी के दौरान उसे एक गोली लग जाती है। वह दर्द से कराहता हुआ अंधेरे में गायब हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या विक्रम जिंदा बच पाएगा? क्या अनन्या और आर्यन इस सच को दुनिया के सामने ला पाएंगे, या फिर यह खेल इतना बड़ा था कि सच हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाएगा? विक्रम गोली लगने के बावजूद अपनी आखिरी ताकत जुटाकर समंदर में कूद चुका था। चारों तरफ अंधेरा था, खून पानी में घुलता जा रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज का एहसास था। अगर वह यहां मारा गया तो सच के उजागर होने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। वह दर्द से कराहते हुए पानी में तैरने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर जवाब देने लगता है। तभी उसे दूर एक नाव की हल्की रोशनी दिखाई देती है। यह भारतीय कोस्ट गार्ड की गश्ती नाव थी, जो इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। विक्रम किसी तरह हिम्मत जुटाकर हाथ उठाने की कोशिश करता है और आखिरी क्षण में एक सिपाही उसे देख लेता है। इधर दिल्ली में अनन्या और आर्यन पर खतरा बढ़ता जा रहा था। हमलावरों ने उनके छिपने की जगह को ट्रेस कर लिया था। वे किसी भी हाल में उन्हें खत्म करना चाहते थे, ताकि इस केस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। अनन्या और आर्यन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, दो काले शीशों वाली गाड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं। वे पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हैं, लेकिन पीछा करने वाले हर मोड़ पर उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन जैसे तैसे एक सुनसान सड़क पर कार मोड़ता है और दोनों गाड़ी छोड़कर पैदल भागने लगते हैं, लेकिन हमलावर उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी अनन्या को एक पुरानी इमारत नजर आती है। दोनों तेजी से वहां घुस जाते हैं और अंदर जाकर छिप जाते हैं। सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कनें तेज थीं। बाहर हमलावरों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों दीवार के पीछे दुबके हुए थे। तभी एक आवाज आई, इन्हें जिंदा मत छोड़ना। अनन्या ने धीरे से अपने फोन को निकाला और एक लाइव वीडियो स्ट्रीम शुरू कर दी। वह चाहती थी कि अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो सच दुनिया तक पहुंच जाए। वह फुसफुसाते हुए कैमरे के सामने बोलने लगी, अगर आप यह देख रहे हैं तो समझ लें कि हम खतरे में हैं। जो कुछ हमने उजागर किया है वह सिर्फ एक शुरुआत थी। असली गुनहगार अभी भी खुले घूम रहे हैं। अगर हम जिंदा नहीं बचे तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें। तभी दरवाजा तोड़ने की आवाज आई। उधर मुंबई में कोस्ट गार्ड विक्रम को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी हालत गंभीर बताते हैं, लेकिन विक्रम को सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, वह सबूत जो उसने यॉट से चुराए थे वे कहाँ हैं। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक सीक्रेट लोकेशन पर पाता है। सामने भारतीय खुफिया एजेंसी RAY के 2 अधिकारी खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, आपने जो किया उसकी हमें पूरी खबर है, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। जिन लोगों से आप टकरा रहे हैं वे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर फैले हैं। विक्रम दर्द में था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जेब में रखा एक छोटा पेन ड्राइव निकालकर अधिकारी को दिया। उसमें उन सभी हाई प्रोफाइल लोगों की लिस्ट थी जो इस इंटरनेशनल माफिया नेटवर्क का हिस्सा थे। अधिकारी ने इसे देखते ही कहा, अब यह लड़ाई हमारी भी बन चुकी है। दिल्ली में अनन्या और आर्यन अब भी उस इमारत में फंसे थे। हमलावर दरवाजा तोड़ चुके थे और गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक पुलिस के सायरन बजने लगे। विक्रम के भेजे हुए मैसेज के जरिए पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर चुकी थी। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग पुलिस से घिर गई और हमलावरों को भागने का मौका नहीं मिला। कई हमलावर मारे गए और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। अब यह केस पूरी तरह खुल चुका था। केशव ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। मंत्री राजवीर चौहान को देश छोड़ने से पहले ही पकड़ लिया गया। रॉ, CBI और इंटरनेशनल एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क पर छापे मारना शुरू कर दिया। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह सच में खत्म हो चुका था? कुछ महीने बाद अनन्या अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड की रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसने कहा, कई लोग मारे गए, कई बेनकाब हुए, लेकिन यह खेल अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हम समझते हैं कि हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई थी। जंग अभी भी जारी है। सच्चाई को दफनाने की कोशिशें हमेशा होती रहेंगी, लेकिन जब तक कोई इसे उजागर करने के लिए खड़ा रहेगा, तब तक सच कभी नहीं मरेगा। पॉडकास्ट खत्म होते ही अनन्या को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही वाक्य कहा गया, तुम समझती हो कि यह खत्म हो गया, लेकिन तुम सिर्फ सतह तक पहुंची हो। असली अंधेरा अभी बाकी है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। अनन्या कुछ देर तक फोन को कान से लगाए रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई और शब्द नहीं आया। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था, लेकिन उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं।
उसे महसूस हो रहा था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वह उठकर खिड़की की ओर गई और बाहर देखने लगी। अंधेरा घना था, लेकिन सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली गाड़ी में कोई बैठा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट एक पल के लिए जली और फिर तुरंत बंद हो गई, जैसे कोई उसे यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि वह अब भी निगरानी में है। इसी दौरान आर्यन उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। उसने अनन्या के चेहरे पर तनाव को भांप लिया। क्या हुआ? उसने पूछा। अनन्या ने बिना एक शब्द कहे अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। कॉल लॉग में बस एक अनजान नंबर था। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो यह खत्म नहीं हुआ? अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। उसी रात विक्रम को भी एक अनजान लिफाफा मिला। वह अभी तक अपनी चोटों से उबर रहा था, लेकिन यह केस अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। लिफाफा खोलते ही अंदर एक पेन ड्राइव और एक छोटा सा नोट मिला। नोट पर लिखा था, जो तुमने अब तक देखा है वह सिर्फ परछाइयां थीं। असली चेहरा देखने के लिए अंधेरे में जाना होगा। विक्रम ने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। जैसे ही स्क्रीन पर फोल्डर खुला, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। यह एक नई लिस्ट थी, कुछ और बड़े नाम जो इस इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन इस बार इसमें सिर्फ बिजनेसमैन और नेता ही नहीं, बल्कि कुछ नामी पुलिस अफसर, जज और मीडिया हाउस के मालिक भी शामिल थे। वह समझ चुका था कि जिन लोगों को उन्होंने बेनकाब किया, वे सिर्फ एक छोटे हिस्से का चेहरा थे। असली मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ था। इसी दौरान नेपाल बॉर्डर से एक खबर आती है। केशव ठाकुर जेल से फरार हो चुका था। अनन्या, आर्यन और विक्रम को अब यकीन हो चुका था कि यह खेल बहुत लंबा चलने वाला था। लेकिन इस बार वे सिर्फ शिकार नहीं थे, अब वे खुद शिकारी बनने को तैयार थे। असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। अनन्या, आर्यन और विक्रम अब एक ऐसे रास्ते पर थे जहां पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। वे जानते थे कि उन्होंने जिन चेहरों को बेनकाब किया था, वे सिर्फ इस खेल की पहली परत थे। असली साजिश अभी भी पर्दे के पीछे जिंदा थी, और केशव ठाकुर का फरार हो जाना इस बात का सबूत था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन अब वे डरे हुए नहीं थे। उस रात तीनों एक ही जगह मिले, एक पुरानी लाइब्रेरी के बंद कमरे में, जहां कभी अनन्या ने अपनी पहली इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर काम किया था। टेबल पर अखबारों की कतरनें, सबूतों की फाइलें और वह पेन ड्राइव पड़ी थी जो विक्रम को भेजी गई थी। आर्यन ने कहा, अगर हम यह केस यहीं छोड़ दें तो हम भी उन्हीं लोगों की तरह बन जाएंगे जो सच को मरते हुए देखते हैं। विक्रम ने अपनी बंदूक टेबल पर रखते हुए जवाब दिया, अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, अब हम हमला करेंगे। अनन्या ने धीरे से अपनी नोटबुक खोली, जिसमें एक नया टाइटल लिखा था, अंधेरे के सौदागर। वह मुस्कुराई और कहा, अब हम यह तय करेंगे कि सच कब और कैसे सामने आएगा। उस रात तीनों ने कसम खाई कि वे इस लड़ाई को उसके अंजाम तक ले जाएंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। एक नई सुबह होने वाली थी, लेकिन वे जानते थे कि असली जंग अभी बाकी थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच को सामने लाने की हिम्मत रखते हैं, या फिर हम भी उन अनदेखे खतरों से डरकर खामोश रह जाते हैं? क्राइम की दुनिया रहस्यों से भरी होती है, और हर कहानी के पीछे छुपे सच को जानने के लिए हमें और गहराई में जाना पड़ता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए क्राइम सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी अनसुलझे केस का पर्दाफाश करें तो आप सबसे पहले देख सकें। याद रखें, सच हमेशा सामने आता है, बस वक्त की परतें उसे ढक कर रखती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज के साथ।